असफल हो गया था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब विभाजन हो गया तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन कैसे पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए जब विभाजन होने के बाद कांग्रेस ने क्या किया कि यहाँ पे अंग्रेजों ने नरम दल नेताओं के साथ समझौता कर लिया, और समझौता में क्या बोला कि हम आपके साथ संवैधानिक विकास करेंगे, और इसी के तहत 1909 में मार्ले मिंटो भी लाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए गर्म दल के नेताओं के साथ क्या बोला कि गर्म दल के नेताओं जितने भी नेता थे उसमें सबको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रमुख प्रमुख जितने भी नेता थे। जैसे आपको देखिए 1907 में ही बंगाल जब विभाजन हुआ तो यहाँ पे उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको गिरफ्तार करके वर्मा जेल में भेज दिया गया। उसके बाद 1908 में देखिए बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 वर्षों के लिए इनको वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया, और जेल में इन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। फिर जब 1914 में आपको वापस आए तो यहाँ पे कांग्रेस से फिर जुड़ गए, और 1916 में आपको इन्होंने होम रूल की स्थापना की थी। उसके बाद 1907 में ही आपको अरविंदो घोष को अलीपुर संयंत्र केस में गिरफ्तार करके इनको भी जेल भेज दिया गया। बाद में जब जेल से निकले तो इन्होंने संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में रहने लगे, और वहीं पे औरविल्लो आश्रम की स्थापना की। उसके बाद यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें तो इनको भी आपको अलीपुर संयंत्र केस में झूठा गवाही के चलते 6 माह का जेल हो गया था। तो यहाँ पे जितने आपको प्रमुख नेता थे आपको जो नेतृत्व कर रहे थे आपको स्वदेशी आंदोलन का, ये सबको जेल भेज दिया गया गर्मपंथियों को। नरमपंथियों के साथ यहाँ पे समझौता कर लिया अंग्रेजों ने, इसलिए यहाँ पे आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया। 1908 में देखिए आते आते आपको स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि सभी प्रमुख नेता के साथ यहाँ पे जेल और समझौता हो गया था। उसके बाद इसमें जितने भी आपको स्वदेशी आंदोलन में युवा लोग थे वो आपको क्रांतिकारी बन गए, ये आपको भाग गए इधर उधर, और ये पूरा क्रांतिकारी तौर पे उतर गए। तो क्रांतिकारी जब आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे इसको 2 चरणों में, तो आपको उसको भी कवर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे देखिए स्वदेशी आंदोलन असफल क्यों हो गया। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख कारण है कांग्रेस का विभाजन, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन जब हो गया 1907 में तो आपको नरम दल चल गए समझौता में, गर्म दल चल गए जेल में। अब यहाँ पे आंदोलन क्या हो गया, पूरा आपका नेतृत्व विहीन हो गया। इसी में आपको मुस्लिम लीग भी स्थापना हो गई, जिसमें कांग्रेस से हटकर मुस्लिमों ने एक अलग पार्टी बना ली 1906 में। तो यहाँ पे ये सब कारण बना स्वदेशी आंदोलन का। अगर सब एकजुट रहा था तो आपको आंदोलन और तेज होता, और यहीं पर आपको अंग्रेज को मुक्की खानी पड़ती। तो यहाँ पे हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई 1906 में, तो अब हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग की यहाँ पे हम लोग जानेंगे इसके स्थापना का कारण, क्योंकि ये स्थापना क्यों हुआ। तो इसका स्थापना के पीछे कारण था सरकार द्वारा मुसलमानों को हित में रक्षा का प्रलोभन देना। जैसे देखिए स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उससे मुसलमानों के हित में बहुत रक्षा आपको अच्छे अच्छे बात किया जाता अंग्रेजों के द्वारा, उसको प्रलोभन दे रहा था ताकि ये अलग हट जाए। और यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के द्वारा कर्जन के द्वारा देखिए मुस्लिमों के हित में बयान भी दिया गया था कि हम आपको ऐसा सुविधा देंगे जो मुगल काल में भी नहीं मिला। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ब्रूमफील्ड के द्वारा भी दिया जा रहा था कि यहाँ आपको मुस्लिम जो है प्यारी पत्नी है अंग्रेजों की। इस सब कारण आपको स्थापना का कारण बना था मुस्लिम लीग का। तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था, ये 3 चीजें अपनी स्किन पे कभी भी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। यहाँ पे इसका जब स्थापना हुआ तो यहाँ पे ढाका में हुआ था। संस्थापक कौन थे, आपको आगा खे और मोहसिन मुल्क थे। पार्टी का संविधान बनाया गया था वकार उल मुल्क के द्वारा और मोहसिन मुल्क के द्वारा। वायसराय उस समय कौन थे, तो आपको लॉर्ड मिंटो थे 1906 में, और उन्हीं के समय में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों में निष्ठा को बढ़ाना था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, ये आपको मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी बनी तो इसका भी आपको अधिवेशन होने लगा। तो यहाँ पे इसके 3 अधिवेशन महत्वपूर्ण है आपको, 1906, 1907 और 1908। आपको 6 वाला सबसे पहला हुआ था ढाका में और स्थापना भी हुआ था, तो ये आपको तो याद रहेगा। 1908 वाला इसलिए याद रखना है कि 1908 में आपको आगा खां को मुस्लिम लीग का यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, और इसी अधिवेशन में आपको पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हो गई थी मुस्लिमों के लिए, जो आपको 1909 में आगे चलकर मार्ले मिंटो के द्वारा इसको स्वीकृति भी मिल गया था। तो मार्ले मिंटो जब आएगा 1909 में तो उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद जब अली जिन्ना जो थे आपको मालूम होगा प्रमुख नेता थे आपको मुस्लिम लीग के, लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ये आपको उस समय कांग्रेस में ही रहते थे, उस समय आपको मुस्लिम लीग में नहीं थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग की स्थापना के समय इसका विरोध किया था, लेकिन अली जिन्ना भी 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे। 1916 में आपको मुस्लिम लीग जो था आपको गर्मपंथी नरमपंथी, बाद में संयुक्त बैठक हुआ जो आपको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसको भी आपको आगे कवर किया जाएगा 1916 में जब लखनऊ पैक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, जिसको भारत परिषद अधिनियम में बोला जाता है 1909 का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें मार्ले मिंटो सुधार का, तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है मार्ले और दूसरा व्यक्ति है मिंटो, और इस दोनों के द्वारा ही लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ पे जो लॉर्ड मार्ले था आपको भारत सचिव था, जबकि जो लॉर्ड मिंटो था आपको भारत में वायसराय था। जो भारत सचिव हुआ करता था आपको ब्रिटेन में हुआ करता था, जिसको भारत मंत्री भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वायसराय आपको भारत के प्रमुख हुआ करता था, लॉर्ड मिंटो था उस समय। और इसी के शासनकाल में आया था मार्ले मिंटो सुधार, जिसको भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके तहत देखिए क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो सुधार क्या था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली बार इस अधिनियम के तहत भारत सचिव और आपके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली बार आपको भारत सचिव और आपके वायसराय के जितने भी कार्यकारिणी परिषद में आपको लोग होते हैं उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। जैसे अभी देखते हैं चुनाव आयोग में जैसे रहता है, चुनाव आयोग में एक अध्यक्ष रहता है और उसके कार्यकारिणी परिषद होते हैं जिसमें उपाध्यक्ष या आपको अन्य अध्यक्ष रहते हैं। तो उसी के तरह आपको भारत सचिव और वायसराय था, इसी के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार आपको भारतीयों को शामिल किया गया। और भारत सचिव में 2 व्यक्तियों को शामिल किया और वायसराय में 1 व्यक्तियों को शामिल किया गया। वो आपको कौन थे, तो वायसराय में शामिल किए गए थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कार्यकारिणी परिषद में यानी आपको वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्येंद्र नाथ सिन्हा के बारे में याद रखिएगा कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बाद में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया था। और आपको ये गवर्नर पद इनका जो बनना था वो आपको संपूर्ण ब्रिटिश काल में सबसे ऊंचा पद किसी भारतीय को मिला था, तो इन्हीं को मिला था जो आपको गवर्नर का था। और बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर बने थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा के बारे में याद रखिएगा। जबकि भारत सचिव में भी 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया था, एक आपके थे केसी गुप्ता, दूसरा थे सैयद हुसैन बिल ग्रामी। तो यहाँ से इतना याद रखिएगा। और यह आपको प्रावधान कब किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के तहत। आगे देखेंगे हम लोग अगला इस अधिनियम के तहत क्या हुआ। तो 1909 मार्ले अधिनियम के तहत ही आपको मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, जिसको मांग हुआ था मुस्लिम लीग के 1908 वाला अमृतसर अधिवेशन में आगा खां के नेतृत्व में अधिवेशन बुलाया गया था, आपको मालूम होगा। यहाँ पे आपको स्वीकृति मिल गई मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन के लिए। अब यहाँ पे पृथक निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, पृथक निर्वाचन में यह होता है कि आपको इसमें मतदाता भी केवल मुस्लिम होगा और व्यक्ति जो खड़ा होगा यानी जो इसमें सदस्य जो खड़ा होगा वह भी मुस्लिम होगा, यानी मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट देगा। यह प्रावधान किया गया मुस्लिमों के लिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत। यहाँ पे देखिए मार्ले मिंटो सुधार जब लागू हो गया तो यहीं से आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ हो जाता है। द्विराष्ट्र यानी 2 राष्ट्र बंटने की, जो आपको बाद में पाकिस्तान देखने को मिला। अब यहाँ पे देखिए पृथक निर्वाचन जब हो गया तो यहाँ पे जो आपके लॉर्ड मिंटो तो भारत के वायसराय, इनके द्वारा बयान भी दिया गया था और वह बयान बाद में जाके सच भी हुआ, जो अभी वर्तमान में आप बांग्लादेश और आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो इनका बयान क्या था, इनके द्वारा बोला गया था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसा घातक बीज बो रहे हैं जिसके फसल जो होगा बहुत कड़वा होगा। इसका फसल कहने का मतलब क्या हुआ, एक आपका बांग्लादेश और दूसरा आपका पाकिस्तान। तो यही आपको यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रारंभ हो चुका था मार्ले मिंटो के तहत। तो याद रखिएगा केंद्रीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी इस अधिनियम के तहत, और प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। यानी यहाँ पे जो केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होता था उसमें आपको सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी इन दोनों मंडलों में। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे यह भी बताया गया कि आपको इसमें जो योग्यता थी वोट देने की, तो यहाँ पे वोट दीजिए चाहे सदस्य में खड़ा होइए। इसके लिए योग्यता पता है क्या था, तो यहाँ पे देखिए केवल पुरुष ही मतदान करेंगे, महिलाओं को मताधिकार देने का इसमें प्रावधान नहीं था। उसके बाद यहाँ पे वही व्यक्ति मत दे सकता है या वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है वोट में जो 21 वर्ष का आयु हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये सब आपको प्रावधान किया गया था आपको चुनाव में। तो ये सब मार्ले मिंटो 1909 के तहत किया गया था, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्ले मिंटो के तहत आपको पृथक निर्वाचक मंडल और आपके वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया जाना मार्ले मिंटो 1909 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बात करें दिल्ली दरबार का। दिल्ली दरबार का आयोजन इसलिए हम यहाँ पे पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बंगाल विभाजन रद्द से आपको संबंधित है। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं ये दिल्ली दरबार
क्या था। तो दिल्ली दरबार का जो आयोजन होता था वो वर्तमान दिल्ली के कैरो नेशनल पार्क में आयोजित किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था या क्यों बुलाया जाता था, तो यहाँ पे ब्रिटेन के महाराजा और महारानी का स्वागत और राज्याभिषेक हेतु यहाँ पे बुलाया जाता था। और यहाँ पे महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता था। यह जो आपका दिल्ली दरबार होता था एक आपको महोत्सव के जैसा होता था, जहाँ पे बहुत सारे धन को खर्च किया जाता था। और ये सभी धन खर्चा कहाँ से होता था, तो भारत के खर्चा होता था। जितने भी भारत के लोग जो टैक्स देते थे, जो कर देते थे, लगान देते थे, उसी के पैसा से यहाँ पे आयोजन होता था और उसका राज्याभिषेक होता था। किसका, तो आपको ब्रिटेन के महाराजा और महारानी का। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे दिल्ली दरबार का। तो आपको ब्रिटिश शासनकाल में टोटल 3 दरबार लगे दिल्ली दरबार। एक लगा था 1877 में जो पहला था, दूसरा 1903 में और तीसरा आपको 1911 में। 1911 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में बंगाल का विभाजन को रद्द करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला बंगाल विभाजन जो 1877 में हुआ था। 1877 में आपको कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड लिटन थे। इसके समय क्या हुआ, तो आपको मालूम होगा इसमें घोषित किया था सम्राट को। तो यहाँ पे देखिए किसको घोषित किया गया था, तो साम्राज्ञी घोषित हुआ महारानी विक्टोरिया को। और यहाँ पे इनको केसर ए हिंद की उपाधि से आपको नवाजा गया था। और दरबार का विरोध हुआ था। दरबार का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरफ बंगाल में उस समय बहुत बड़ा अकाल आया था 1876-78 में, और 77 में आपको बंगाल इसमें जो दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया गया और इसमें बहुत सारा धन यहाँ पे पैसा खर्चा हुआ और यहाँ पे कोई खास निर्णय भी नहीं निकला, इसलिए यहाँ पे इसका भारी विरोध हुआ था। उसके बाद दूसरा जो आपका दिल्ली दरबार लगा था 1903 में, उस समय लॉर्ड कर्जन थे और उस समय यहाँ पे सम्राट का घोषणा आपको किसका हुआ था, तो सम्राट एडवर्ड आपको 7 और महारानी एलेक्जेंडर का यहाँ पे सम्राट घोषित किया गया था। यहाँ भी आपको सम्राट स्वयं नहीं आए थे, अपने भाई को भेज दिए थे। किसको, तो ड्यूक ऑफ कॉनॉट को। यहाँ पे सम्राट आए नहीं, दूसरे को भेज दिए और उसी का स्वागत किया गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा अगर किसी दरबार में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन वाला में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ था और यहाँ भी कोई आपको खास निर्णय नहीं निकला। अब हम बात करेंगे जो लास्ट आपका इसमें हुआ दिल्ली दरबार 1911 वाला लॉर्ड हार्डिंग के काल में। यहाँ पे आपको सम्राट किसको घोषित किया गया था, तो जॉर्ज पंचम को और महारानी विलियम मेरी को सम्राट घोषित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन में अगर हम बात करें तो एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। इससे पहले जो भी आपके 2 दिल्ली दरबार लगाए थे यहाँ पे सम्राट स्वयं नहीं आए थे, यहाँ पे किसी को भेज दिया था। जैसे यहाँ पे देखिए थे द्वितीय में, यहाँ पे सम्राट अपना स्वयं द्वितीय आपने दूसरे भाई को भेज दिया था, आपने नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है जो लास्ट 1911 वाला, इसमें एकमात्र दिल्ली दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुआ था। तो यहाँ पे याद रखिएगा जॉर्ज पंचम सम्राट था, वहीं आपको भारत आया था। यहाँ पे इसमें निर्णय क्या लिया गया, तो निर्णय लिया गया यही कि बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली की राजधानी जो है आपको बनाई गई भारत की। तो उसके बारे में हम जानेंगे। 1911 वाला इंपॉर्टेंट है। तो 1911 के दिल्ली दरबार के निर्णय की बात करें तो इसमें 2 निर्णय लिया गया। एक आपका बंगाल विभाजन रद्द और दूसरा आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल विभाजन रद्द का। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय आपको वायसराय थे और यहाँ पे बंगाल का पुनर्गठन किया था फिर अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में। तो यहाँ पे इसको कैसे किया गया, तो आपको भाषा के आधार पर किया गया। बंगालियों के लिए बंगाल बना दिया, बिहार उड़ीसा को फिर एक जगह कर दिया गया और असम को एक कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब अभी वर्तमान में अगर हम बात करें जैसे देखते हैं आपको केंद्र शासित प्रदेश, तो उसी के तौर पे आपको असम को स्थापित कर दिया गया। तो बंगाल का पुनर्गठन आपको ऐसे ही हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा निर्णय जो लिया गया, बंगाल को यहाँ पे जो आपको भारत की राजधानी बनी नई दिल्ली, उसकी घोषणा की गई। तो 1911 के दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी जो कोलकाता थी पहले, वहाँ से हटाकर अब दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। तो घोषणा की 1911 में, लेकिन आपको यह बनी कब, तो 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी नई दिल्ली यहाँ पे बन गई। तो यहाँ से याद रखिएगा ये दोनों अलग है। घोषणा हुआ था 11 में जबकि ये बना 1912 में। अब हम आगे देखेंगे नई दिल्ली जब स्थापना हुई तो नई दिल्ली की यहाँ पे रूपरेखा तैयार करने के लिए ब्रिटेन के एक फेमस वास्तुकार थे एडविन लुटियंस, आपका नाम सुने होंगे। एडविन लुटियंस को बुलाया गया और यहाँ पे इन्होंने दिल्ली की रूपरेखा तैयार की। 1911 में जॉर्ज पंचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया। उसके बाद 1927 में नई दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया। उसके बाद 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो ये सब आपको दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से आप इतना बात इसमें याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे 1914 के समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और उसका